Question number 1. Name the portal launched by central government and Council of साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फॉर हेल्थ केयर सप्लाई चेन। सेंट्रल गवर्नमेंट और CSIR द्वारा जारी किए गए एक पोर्टल का नाम बताइए जो हेल्थ केयर सप्लाई चेन के लिए किया गया है। स्वाभाविक सी बात है, ये कोरोना वायरस से रिलेटेड ही होगा। यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आरोग्य पथ। आरोग्य पथ क्या होने वाला है इसमें आपको बता देते हैं। इसमें ऑटोमेटेड टेस्टिंग होने वाली है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई गई है, उसके लिए ये किया गया है। राइट, हाँ। एक और चीज आपको बता दें, CSIR के ऊपर आपको शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म ये तो आते ही हैं, साथ में CSIR से संबंधित दो बातें और याद रखिएगा। CSIR के प्रेसिडेंट कौन है जरा बताइएगा मुझे। PM ऑफ इंडिया, ये हमेशा याद रखना। इट इज नॉट नरेंद्र मोदी ऑलवेज, बट जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो CSIR का प्रेसिडेंट होता है। और दूसरा, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है फिलहाल, हु इज द DG ऑफ CSIR। अगर ये क्वेश्चन आ गया 1 मार्क के लिए तो काम आ जाएगा। इनका नाम है शेखर सी मांडे। शेखर सी मांडे। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज हैज क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सक्सेसफुली रनिंग फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन ऑन OHE इलेक्ट्रिफाइड टेरिटरी इन। भारतीय रेलवे ने अभी अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसमें उन्होंने OHE इलेक्ट्रिफाइड टेरिटरी में, OHE का मतलब होता है ओवरहेड इक्विपमेंट, ये जो OHE आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। ऐसी टेरिटरी में डबल स्टैक कंटेनर वाली ट्रेन दौड़ाई है। तो ये करिश्मा भारतीय रेलवे ने कहा किया है। सही जवाब है यहां पर ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न रेलवेज में। चेक कर ले आंसर। यस, द राइट आंसर इज वेस्टर्न रेलवेज। आपको मैं दिखाऊं ये डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन मतलब कैसी होती है, आपको एक तस्वीर से सब समझ में आ जाएगा। ये देखो ऐसा होता है ये। सो स्वाभाविक सी बात है कि इसके ऊपर OHE इलेक्ट्रिफाइड वाली टेरिटरी यानी वैसी वाली सुविधा में इस तरह की ट्रेन दौड़ाना, ये अपने आप में एक चैलेंज है, बट भारतीय रेलवे ने ऐसा किया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। To which of the following country Exim Bank has extended $216 million credit line? किस कंट्री के लिए अभी अभी एक्सिम बैंक ने $216 मिलियन की का लोन दिया है? पहले तो आपको इसका जवाब बता दे, फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देंगे। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, मालावी। अफ्रीका नाम के कॉन्टिनेंट में आने वाला ये देश है मालावी। आंसर चेक कर ले। यस, जरा मालावी की कैपिटल किसी को पता होगी तो बताना, नहीं पता होगी तो लिख लीजिए, लिलोंग्वी। लीलोंग्वी। ओके, स्पेलिंग में गड़बड़ मत करना। हाँ, अब जरा मुझे बताइए कि एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। जितने नए विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल स्पीड के चक्कर में बेसिक गवाना मत। याद रखना, ये सब 1 मार्क के जीके क्वेश्चन तो बनेंगे ही, इंटरव्यू में अलग पिटाई हो जाएगी आपकी। इसीलिए जिसका बेसिक मजबूत है वो जीतता ही है, ये याद रखना। इसीलिए एक्सिम का फुल फॉर्म ढंग से लिख लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सिम के CEO का भी नाम लिख लो इसके साथ ही, डेविड डेविड रास्क्विन्हा। डेविड रास्क्विन्हा। ओके, और हेडक्वार्टर कहां है एक्सिम बैंक का? ऑफ कोर्स इट इज इन मुंबई। जवाब है मुंबई। यहां तक क्लियर हो गया? ऑल राइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Name the project for which Facebook, Google and Microsoft have joined hands to fight online child sexual abuse. बच्चों में बढ़ रही हिंसा, एक्सप्लॉइटेशन और साथ में यौन शोषण के मामलों के खिलाफ अभी अभी 18 से ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियां सामने आई है, जिसमें से ये 2-3 के नाम यहां लिखे हुए, फेसबुक, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो उनका एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट आया है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मैं फिर से एक बार बता दूं, इसमें सिर्फ फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन इसमें ये 3 नाम दिए हुए हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट। वैसे आपको ये सुनकर थोड़ा सा अफसोस ही होगा
कि चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉइटेशन में, यानी बाल शोषण और यौन शोषण दोनों में भारत काफी आगे आने वाला देश है, जहां पर इसको लेकर जागरूकता और सतर्कता अभी भी आई नहीं है, काफी हद तक जरूरी है। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन नेचर इंडेक्स 2020 एंड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च? भारत का इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च नेचर इंडेक्स 2020 में स्थान कौन सा है? सही जवाब है राइट नंबर 12, यानी 12th रैंक है, ऑप्शन नंबर बी। चेक कर ले आंसर। यस, दैट्स बी। आपको एक लाइन में मैं समझा देता हूं, पर्यावरण रिलेटेड रिसर्च, इसका मतलब होता है पर्यावरण रिलेटेड रिसर्च। तो यदि मान लीजिए पर्यावरण से रिलेटेड कोई टॉपिक अगर जीडी में आया या एग्जाम में आया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर इंडेक्स में भारत इतना पीछे नहीं है, बट यस, हमें और थोड़ी जर्नी इसमें कवर करनी बाकी है। हाँ भाई, अब इसमें जरा फटाफट टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं ये लिख लें। हम तो 12वें नंबर पर हैं, बट एग्जाम में कभी कभी टॉप पे कौन है ये भी पूछा जाता है, यू नो दैट वेरी वेल। नंबर 1 पर है यूएसए, नंबर 2 पर है चाइना, नंबर 3 पर है जर्मनी, नंबर 4 पर है यूके और 5वें नंबर पर है जापान। ये है टॉप 5 की रैंकिंग, याद रखिएगा दोस्तों, ये सब एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the CEO of UTI Mutual Fund? UTI Mutual Fund के AMC कमेटी में नए सीईओ कौन बने हैं? आपको मैं बता दूं, ये जो सज्जन हैं ये AMC कमेटी, यूटीआई म्यूचुअल फंड AMC कमेटी के सीईओ बने हैं। AMC का मतलब क्या है? एसेट मैनेजमेंट कमेटी। मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, एसेट मैनेजमेंट कमेटी, ओके, उसमें यूटीआई म्यूचुअल फंड्स के सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब है इम्तियाजुर रहमान, ओके, ऑप्शन नंबर डी, इम्तियाजुर रहमान। क्लियर है? ये उससे यानी सेकेंडरी लेवल पे थे, बट अभी उनका प्रमोशन हो गया, नाउ ही बिकेम द सीईओ। आंसर चेक कर ले जरा। यस, ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड विंड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास रोज इस तरह का कोई ना कोई एक क्वेश्चन रहता ही है, और आपको मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बैंकिंग एग्जाम। इस तरह के एक दो क्वेश्चन आपको 100% आने हैं, बिल्कुल आप याद रखिएगा, इसीलिए ये मिस मत करिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 15 जून। ऑलराइट, इट इज 15th ऑफ जून। क्लियर है ये? ऑल राइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जरा आंसर देख ले पहले। यस, इट्स 15th ऑफ जून। लेट्स गो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच डे वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड? बड़े ही शर्म की बात है कि बुजुर्गों का जितना हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले एक्सप्लॉइटेशन, अत्याचार या बदजुबानी के खिलाफ मनाया जाने वाला एक अवेयरनेस दिवस वो कब होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 15 जून। इसका आंसर भी है 15th ऑफ जून। राइट, हाँ। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज, एक और ऑप्शन का मेरे को आंसर बताना पड़ेगा, आप ही बताइएगा। मैंने मेरे पिछले एक दो सेशन में 12 जून का क्या महत्व है बताया था, आपको याद है क्या? क्या होता है 12 जून को? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में चाइल्ड लेबर डे ऐसा बोलने लग जाते हैं, बिल्कुल गलत। चाइल्ड लेबर डे का मतलब ये हो जाएगा कि आप बाल शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं। इट शुड बी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ऑलराइट, बिल्कुल याद रखिएगा। एंड बाय द वे, जितने भी अच्छे अच्छे वृद्धाश्रम हैं दुनिया में, उसमें से बहुत सारे भारत में हैं, क्योंकि संस्कृति ऐसी रही है कि इसको लेकर भारत में अवेयरनेस ज्यादा है। तो दुनिया के बहुत से बड़े बड़े देशों के लोग
अपने रिटायरमेंट के बाद अपने जिंदगी की आगे की पारी भारत में ही खेलते हैं या यहाँ आकर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड होम एज की अच्छी फैसिलिटीज होती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई टू रेज 80,000 करोड़ थ्रू सीएमबीज। आरबीआई जो है वो 80,000 करोड़ रुपए कमाने वाला है। पहले लाइन का मतलब समझा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको न्यूज़पेपर में भी ये सब बातें समझ में आए। आरबीआई टू रेज 80,000 करोड़ थ्रू सीएमबीज का मतलब आरबीआई 80,000 करोड़ रुपए ये सीएमबीज के थ्रू कमाने वाला है। सवाल ये है कि ये सीएमबी में एम का फुल फॉर्म क्या है। सी का मतलब है कैश, बी का मतलब है बिल्स, जो कि क्वेश्चन में दिया है। एम का मतलब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट। तो पूरा नाम हो गया कैश मैनेजमेंट बिल। अब जरा एक लाइन ढंग से समझ लेना 10 सेकंड में। देखिए भाई, हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब पैसे की जरूरत होती है, शॉर्ट टर्म में यानी तुरंत पैसे की जरूरत होती है, तो वो आरबीआई से सीएमबी इशू करवा लेता है और इन सीएमबीज को इशू करके आरबीआई पैसे की जरूरतों को पूरा कर देता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि CMBs are issued by RBI on behalf of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको कभी किसी दिन इंटरव्यू में ये बात पूछ ली तो आपको बतानी पड़ेगी। ऑल राइट, क्लियर है ये? आगे बढ़े। नेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हु पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ऐसे जिन्होंने 100 वर्ष की आयु तक अपना जीवन जिया और अभी अभी उनकी मृत्यु हुई है। आपको मैं बता दूं, इनका भी जो 100th बर्थडे रहा उसमें स्टीव वॉ और सचिन तेंदुलकर दोनों ही मौजूद थे। केक काट के उनका बहुत अच्छा गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया गया। आप बता सकते हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है वसंत राय जी। वसंत राय जी। ऑल राइट, ऑप्शन नंबर डी, वसंत राय जी। ओके, इन्होंने कई सारी अपने पुराने एक्सपीरियंस के ऊपर किताबें भी लिखी हैं। आप इनके किताबों की लिस्ट भी देख सकते हैं। ओके, आजादी के पहले से ये क्रिकेट खेलते आए हैं और काफी शानदार प्लेयर थे। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्मर हॉकी कोच श्रीधर शेनॉय हैज पास्ड अवे, फ्रॉम विच स्टेट ही बिलोंग्ड टू। हॉकी के एक जाने माने कोच श्रीधर शेनॉय जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई है, ये कौन से राज्य से आते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केरला। एक बार देख ले। यस, द राइट आंसर इज केरला। दोस्तों जरा मुझे बताना, अभी अभी हॉकी के कौन से एक लेजेंडरी प्लेयर भारत के, उनकी मृत्यु ये लॉकडाउन के समय ही हुई है। लेजेंडरी प्लेयर ऑफ हॉकी जिनकी मृत्यु अभी अभी हुई है लॉकडाउन में 95 ईयर्स की एज में। किसी को याद है क्या? मैं बता देता हूं आंसर आपको, बलबीर सिंह दोसांझ। बलबीर सिंह दोसांझ बहुत ही जाने माने खिलाड़ी थे। इनका नाम आप याद रखना, एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। How much percent stake has been sold by Jio Platforms to TPG Texas Pacific Group for rupees 4,546.80 crores? आपने अगर मेरी सीरीज में बार बार इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं तो एक बात आप समझ गए होंगे कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म अपने कुछ कुछ स्टेक्स विदेशी कंपनियों को बेच रहा है। किसी को 1.85% के स्टेक्स बेचे, किसी को अभी फिर 0.93% के स्टेक्स, 0.5% के स्टेक्स, ऐसे सेल आउट किए जा रहे हैं और अच्छी खासी बड़ी रकम में। राइट, तो इस बार टीपीजी नाम की एक कंपनी है जिसको रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ने ये स्टेक्स बेचे हैं। स्टेक का मतलब होता है शेयर्स। तो कितने परसेंट बेचे हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 0.93। आंसर चेक कर ले। यस, दैट्स 0.93। ऑलराइट, एक चीज याद रखना, अभी अभी आपको पता होगा कि भारत की जो फॉरेन रिजर्व्स की गठरी है यानी विदेशी मुद्रा वाली गठरी, उसमें 500 अरब डॉलर्स आ चुके हैं। 500 अरब की अमाउंट उसमें आ चुका है। उसमें ये रिलायंस जियो ने जो 2-3 बार स्टेक्स बेचे हैं और उसके वजह से जो पैसे कमाए हैं, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। राइट, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं।
International Albinism Awareness Day was observed every year on June 13. What is the theme of IAAD 2020? अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, अंतरराष्ट्रीय अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को मनाया गया। उसका थीम क्या था? उसका थीम था मेड टू शाइन। अब अपने सारे स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं ये अल्बिनिज्म का मतलब क्या होता है। ये एक प्रकार की बीमारी है दोस्तों। इसमें क्या होता है, आपके आंखों के ऊपर की जो आईब्रोज होती है, भौहें, और आपकी आंखों की जो पलक होती है, वो पूरी की पूरी व्हाइट हो जाती है। आमतौर पे ये ब्लैक कलर की रहती है, तो ये व्हाइट हो जाती है। ये अपने आप में किसी प्रकार के बॉडी में जाने वाले मिनरल्स के कमी के वजह से होता है। तो इस बीमारी के लिए एक अवेयरनेस डे है और उसका थीम था मेड टू शाइन। आपको मैं बताऊं मतलब इस तरह के पेशेंट्स कैसे दिखाई देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब इस तस्वीर में आप ठीक से देख के समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Name the flood warning system which was jointly launched by Uddhav Thackeray, Chief Minister of Maharashtra, and Harsh Vardhan, Earth Science Minister in Mumbai. भारत में अभी अभी एक फ्लड वार्निंग सिस्टम बनाया गया है। उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है और हर्षवर्धन जो कि भारत के पर्यावरण और अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं, उन दोनों ने बनाया है। तो उस सिस्टम का नाम क्या है? सिस्टम का नाम है ऑप्शन नंबर डी, आई फ्लोज। ओके, आपको जरा मैं पहले आंसर कंफर्म कर लें। यस। अब आपको इससे रिलेटेड एक बात मैं बता दूं, मुंबई में हर साल जबरदस्त बाढ़ आती, बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन जाती है मानसून आने के बाद, राइट। ऐसे में वहां पर पानी के मूवमेंट को चेक करने के लिए, मौसम को चेक करने के लिए और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए ये एक सिस्टम तैयार किया गया है। आपको पता है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा? इसमें मौसम की जानकारी मिलेगी, इसमें रेनफॉल की जानकारी मिलेगी, इसमें रन ऑफ की जानकारी मिलेगी, इसमें पानी का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, यानी वाटर मूवमेंट कहाँ हो रहा है वो पता चलेगा, टाइड्स की जानकारी मिलेगी, स्टॉर्म्स की जानकारी मिलेगी। इतने सारे अलग अलग फीचर्स के साथ ये सिस्टम तैयार किया गया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Who is appointed as the brand ambassador of Bihar's खादी? बिहार के खादी के अभी अभी बनाए गए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही जवाब है, 4 ऑप्शन है, पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर, बोमन ईरानी एंड स्वरा भास्कर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंकज त्रिपाठी। बिहार से आते हैं ये और जबरदस्त उम्दा कलाकार है। आपको इनका चेहरा याद आया नहीं पंकज त्रिपाठी बोलते साथ? चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं ये कौन है। पंकज त्रिपाठी यानी ये, हाँ, ये चेहरा आपने कई बार सिनेमा में, वेब सीरीज में, सीरियल्स में देखा होगा। 40-50 के आसपास मूवीज कर चुके हैं, ये बड़े ही उम्दा कलाकार हैं। तो इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ऑलराइट, ये भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह बिहार से ही आते हैं। काफी दुखी थे ये उनकी मृत्यु पर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which organization has developed dry heat treatment chamber named Germi Clean to sanitize uniforms of security force? इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी एक ट्रीटमेंट चेंबर बनाया है, जिस ट्रीटमेंट चेंबर का नाम है जर्मी क्लीन, और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो यूनिफॉर्म है उसको सैनिटाइज किया जा सकता है इजीली? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने इसके साथ साथ एक ऐसी पीपीई किट भी बनाई है, कुछ दिन पहले की बात है, जिसमें मतलब आप कंफर्टेबल फील करते हैं। आप इसको एक लाइन में समझ लीजिए दोस्तों, ये जो पीपीई किट जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो पहने बिना आप कोविड पेशेंट के पास भी नहीं जा सकते, जो डॉक्टर्स को और नर्सेस को पहनना जरूरी हो जाता है, ये पीपीई किट जो होती है, इसको पहनने के बाद काफी ज्यादा गर्मी होती है, काफी पसीना आता है और बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है आदमी। ऐसे में डीआरडीओ ने अपने एक रिसर्च से उसमें काफी आसानी वाले अच्छे फीचर्स ऐड किए हैं, और अभी साथ ही साथ उन्होंने ये जर्मी क्लीन ट्रीटमेंट चेंबर भी चालू किया है। ऑलराइट, आंसर देख ले जरा। यस, इट्स डीआरडीओ। जरा मुझे एक लाइन में बता देना डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, भूलना मत। इसरो का बेंगलोर में और डीआरडीओ का न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के चीफ कौन है? हु इज द हेड?
जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। ऑलराइट, नाम याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। के संजीता चानू हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? इनमें से कौन से खेल से के संजीता चानू एसोसिएटेड रही? सही जवाब है वेट लिफ्टिंग। आपको पता है ये अभी अभी न्यूज में क्यों रही? क्योंकि एक्चुअली में के संजीता चानू जो कि कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है, इनके ऊपर आरोप लगा दिया गया था कि ये डोपिंग करके, मतलब इनके ऊपर अलग तरह के कोई ड्रग लेने का एक आरोप रहा, और जिसके वजह से इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF ने इनको बैन कर दिया था। ये 2017 की बात है। IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने इनको अमेरिका में बैन कर दिया। उसके बाद करीबन करीबन 2 साल तक ये न्याय के लिए लड़ती रही और फाइनली अभी ये जीत गई, और ये साबित हो गया कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बातें यहां तक सुनने में आई है कि अब ये IWF के खिलाफ कोई केस भी फाइल करने वाली है। तो लेट अस सी क्या होने वाला है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आपको इनकी तस्वीर दिखा देते हैं। ये है संजीता चानू। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। India will be sending a tri-service military contingent to participate in which nation's victory parade? इनमें से कौन से देश की विजयी परेड में भारत अपनी ट्राई सर्विस मिलिट्री कंटिंजेंट को भेजने वाला है? स्वाभाविक सी बात है, भारत का एक घनिष्ठ मित्र होगा। अब आप ही बताइए, थोड़ा सा इतिहास खंगाल के, कि इनमें से सबसे अच्छा मित्र कौन है भारत का? यूके, फ्रांस, यूएस या रशिया? अरे भैया, भारत को उस समय से रशिया की दोस्ती मिली जिस समय भारत कोई बहुत बड़ा नाम होता नहीं था। रशिया तो बिल्कुल भारत का सुदामा रहा है। मुझे लिटरली कभी कभी इस बात पे थोड़ा आश्चर्य होता है कि रशिया के बारे में इंडिया के स्कूल के बच्चों के सिलेबस में ज्यादा बातें हैं क्यों नहीं, क्योंकि रशिया हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रशिया। ऑलराइट, ये किस बात का विक्ट्री परेड है दोस्तों, ये भी आपको मैं बता देता हूं। असल में द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में मई के महीने में ही खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया की जो रेड आर्मी थी, रशियन रेड आर्मी, कम्युनिज्म का कलर लाल, वो वाली रेड आर्मी, उसने जर्मनी की नाजी सेना को सरेंडर करवा दिया था। हिटलर की नाजी सेना, नाजी आर्मी, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट आर्मी, वर्कर्स पार्टी, और उसकी आर्मी थी नाजी आर्मी। ऑलराइट, उसको सरेंडर करवाया था और इसीलिए ये विक्ट्री परेड, विक्ट्री डे मनाया जाता है। ऑलराइट, ये कब होने वाला है? 24 जून को होने वाला है इस साल। वैसे इसकी अलग डेट होती है 8 मई की। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which bank has decided to completely digitize its lending operation? इनमें से कौन से बैंक ने अपने पूरे ही लोन देने वाले यानी लेंडिंग के ऑपरेशंस को डिजिटाइज यानी पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत कर दिया है? लेंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? उधार देना। उधार देना। ऐसे जितने बिगिनर्स हैं जो इन छोटे छोटे शब्दों के साथ वाकिफ नहीं है, वो प्लीज एक एक बात सीखते जाएं। लेंडिंग यानी उधार देना और बोरोइंग मतलब उधार लेना। तो ये किसने डिजिटाइज कर दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। लेट्स चेक द आंसर। यस, द राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएमडी कौन है, कोई बता सकता है क्या? उनके सीएमडी है संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। रिसेंटली आरबीआई बार्ड पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम ग्रांटिंग फ्रेश लोन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर 6 months। इट इज बेस्ड इन विच सिटी? आरबीआई ने अभी अभी एक बैंक है जिसका नाम है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, उसके ऊपर बैन लगा दिया है कि वो नए लोन नहीं दे सकता। कब तक नहीं दे सकता? आने वाले 6 महीने के लिए नहीं दे सकता। तो ये जो बैंक है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, ये कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये बैंक है कानपुर में। द बैंक इज फ्रॉम कानपुर। ओके, अब आप सोचेंगे कि इनके ऊपर बैन किस बात का लगाया गया है? वीक फाइनेंशियल पोजीशन के वजह से बैन लगाया गया है। अखबारों में ये बात सामने आई है कि भाई इनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी वीक है, तो जिसके वजह से कोई फ्रॉड जैसी परिस्थितियां ना बन जाए,
तो आरबीआई ने पहले ही बैन लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। As per UNCTAD, global goods trade to fall by how much percent in Q2? What do you mean by Q2? Q2 का मतलब होता है क्वार्टर टू। क्वार्टर टू में ग्लोबल गुड्स ट्रेड का जो फॉल है वो कितने प्रतिशत से हुआ यूएनसीटीएडी के आंकड़ों के मुताबिक? तो यहां सही जवाब है 27% से। वो तो होना ही था, क्योंकि भाई ऑब्वियसली कोविड-19 ने तो इतनी बुरी तरह से सबकी हालत खराब करके रख दी, तो व्यापार तो हो ही नहीं पाया अंतरराष्ट्रीय, राइट। हाँ, अब ये यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म क्या है जरा याद रखना। यूएन तो सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस। उसके आगे का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बिगिनर्स बच्चे जो अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, याद रखना आपका आलस एक दिन आपको नौकरी गंवाने पे मजबूर कर देगा। इसीलिए अच्छी रिवीजन और अच्छे नोट्स ये आपके सक्सेस का सबसे पहला स्टेप है। याद रहेगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, अब जरा इसका हेडक्वार्टर भी लिख लीजिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है? याद है ना, स्विट्जरलैंड में। ओके, हाँ, और आखिरी इसके हेड का नाम क्या है? ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स और हेड या चीफ, इनके नाम एग्जाम में आते ही हैं। तो इनके हेड का नाम है मुखीसा कितुई। मुखीसा कितुई। अब लेट अस रेस्पेक्ट द नेम एज दे आर। इनकी मम्मी को यही नाम पसंद आया था तो वो रख दिया है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंसर है 27%। नेक्स्ट, रिसेंटली फॉर्मर हेड ऑफ पब्लिकेशंस डिवीजन एंड डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी पास्ड अवे। उनका नाम क्या है? बड़ा ही लंबा चौड़ा डेजिग्नेशन है भैया। हेड ऑफ पब्लिकेशंस डिवीजन एंड डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड है ये। तो उनका अभी अभी निधन हुआ है। तो उनका नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुरिंदर कौर। चेक कर लें। यस, दैट्स सुरिंदर कौर। आप जानते हैं इनके जो हस्बैंड हैं वो सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ओके, नाम था उनका जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह। तो जोगिंदर सिंह जी की धर्मपत्नी, इनका भी अभी देहांत हुआ। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ लॉकडाउन हु इज द ऑथर ऑफ लॉकडाउन लिएजन लिविंग एंड अदर स्टोरीज? ये किताब है लॉकडाउन लिएजन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज। इसके लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शोभा डे। चेक कर लें एक बार। यस, दैट्स शोभा डे। याद रखना आपको ऑथर्स, बुक्स के नाम, ऑथर्स के नाम, ये सब एग्जाम में आता ही है। ऑल राइट, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। Which state has modified scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006 recently? इनमें से कौन से राज्य ने अपना शेड्यूल्ड ट्राइब और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स का जो कानून है उसको अभी अभी बदल दिया है? 2006 के एक्ट को जरा बदल दिया है। तो कौन सा राज्य है जिसने ये किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ओके, सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, ड्वेलर ये शब्द जरा याद रखना। ड्वेलर शब्द का मतलब होता है रहवासी। जो जहां पर रहता है, बसता है, वो होता है ड्वेलर। ऑल राइट, तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। जरा आगे बढ़ने से पहले आप मुझे महाराष्ट्र के 2 नेशनल पार्क के नाम बता सकते हैं क्या? नेम मी 2 नेशनल पार्क्स ऑफ महाराष्ट्र। सबसे पहला, महाराष्ट्र में आजकल बड़ा फेमस होने लगा है, ये काफी पॉपुलैरिटी मिल रही है इसे, ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क। और अगर आप यहाँ नहीं गए हैं तो मैं सलाह दूंगा कि कभी आप कोविड-19 खत्म होने के बाद ऑफ कोर्स जरूर जाके आइएगा। राइट, यहाँ पर आपको बहुत सारे बाघ देखने को मिलेंगे क्योंकि इस नेशनल पार्क में बाउंड्री है, इसीलिए बाघ देखने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑल राइट, और दूसरा एक जो बोरीवली के पास मुंबई में है, संजय गांधी नेशनल पार्क।
संजय गांधी नेशनल पार्क, ये भी एक है। तो दीज कैन बी द 2 पॉसिबल नेशनल पार्क, और लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये 2 नाम मैं आपके लिए लेकर आया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। The Asian Development Bank and Government of India has signed loan agreement of $177 million to upgrade roads in which state? एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच में एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है $177 मिलियन का, ताकि सड़कों की हालत सुधारी जा सके। कौन से राज्य के लिए किया गया है? वंस अगेन हमारा जवाब है यहाँ पर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लें, यस दैट्स महाराष्ट्र। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो 2 बातें इसके बारे में भी लिख लीजिए। सबसे पहला, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। फिलीपींस की स्पेलिंग जरा आंखें फाड़ के देखना, ये है फिलीपींस, एशिया में आता है, भारत के नीचे है। एंड देन इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट साहब का भी नाम पूछा जा सकता है कभी, तो राइट आंसर है मासात्सुगु आसाकावा। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये जापान से है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। ओके, ये रहे हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट के नाम। ऑलराइट।